70% मेरे पास जो थे निराश्रित जो पशु थे वो मेरे पास हैं। बाकी जो 30% है वो मैं खरीद के लाया हूँ। जैसे आजकल मार्केट में आजकल तमाम तरह की जो है आर्टिफिशियल फीड चल रही है, जो गायों को दी जाती है कि जिससे इतना दूध बनेगा उतना दूध बनेगा। वो दूध बनता तो है, लेकिन उससे गाय के स्वास्थ्य पे और गाय के दूध पे दोनों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि मूल रूप से गाय हो या भैंस हो, उसका जो मूल जो कैरेक्टर है, मूल जो चरित्र है, वो फ्रीडम का है। हम उसके फ्रीडम के खिलाफ उसको बांधते हैं, तो उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो स्थितियाँ हैं, उस पर उसका असर तो पड़ता ही। तो शहरीकरण में मेरे हिसाब से तो डेयरियाँ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे यहाँ बात उसके जो वेस्टेज के निस्तारण की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गाय की कंडीशन वहाँ कैसी रहेगी, क्योंकि शहरों की डेयरियों में आप अमूमन देखना, लेकिन मैं मानता हूँ कि शहरों में चूंकि महंगी जगह होती है तो और दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, तो डेयरी फार्मर क्या करते हैं कि छोटी सी जगह में बहुत सारी गायें बांध देते हैं, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं माझी ग्रांट में मैं एक डेयरी में हूं और ये जो गाय है मेरे साथ, ये बछिया है, ये साहिवाल नस्ल की है। और बहुत सारे मेरे पास इस डेयरी में बहुत तरह की गायें हैं और भैंसे भी इसमें आप देख सकते हैं। और ये डेयरी है हितेश नेगी जी की। हितेश नेगी जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में, और आपने नौकरी ढूंढने की बजाय आपने डेयरी फार्मिंग को अपने रोजगार का विकल्प चुना है। और हम हितेश नेगी जी से जानेंगे कि डेयरी फार्मिंग में कितनी तरह की आपको आवश्यकताएं पड़ती हैं, कितना संसाधन आपको जुटाना पड़ता है, और डेयरी फार्मिंग क्या लाभ का सौदा है, और आपको इसके साथ साथ और बहुत सारी कितनी सावधानियों की जरूरत होती है। इन सब चीजों पर हम हितेश नेगी जी से बात करेंगे। हितेश नेगी जी से हम डेयरी फार्मिंग की इकोनॉमी पे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हितेश नेगी जी। नेगी जी, आपका बड़ा स्वागत है और हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत है आपका मेरी डेयरी पे। थैंक यू सर, थैंक यू। नेगी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये डेयरी जो फार्मिंग आपने स्टार्ट किया है, ये कितना टाइम हुआ है इसको? अमूमन 2.5 से 3 साल हुए हैं, लेकिन मैं पहले, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं पहले से ही मेरे पास 10-12 गायें अपना घर में होती थी, लेकिन इतना ज़्यादा स्पेस न होने की वजह से इसको एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करने के लिए मैंने 2.5 साल पहले ये डेयरी स्थापित की। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। अमूमन युवाओं का ये होता है कि साहब आप जॉब की तलाश करते हैं, और आपका जो शैक्षणिक जो गतिविधियां रही है वो आप बड़े मेधावी रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है। पर आप एकदम बिल्कुल अलग डेयरी फार्मिंग में क्या वजह रही है इसकी कि आपने इसको अपनाया? असल में इसकी जो पृष्ठभूमि है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स जो चलती है वो अधिकतर कृषि से, और कृषि ही मैंने अपना जो है रोजगार का जो है अपना साधन दिया है। अब उस कृषि के साथ जो है डेयरी फार्मिंग एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, जिससे कि आपके पास जो कृषि के साथ आपका जो कच्चा माल, आपका जैसे भूसा हो गया, गोला हो गया या बरसी होगी, ये डेयरी फार्म जो मेरे पहले वैसे जाता था, अब वो मेरा जो है टोटल रूप से जो है मेरे जो पशु हैं, मेरी जो गाय है, मेरी जो भैंस है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से मैंने इस डेयरी फार्मिंग को भी आगे बढ़ाया। और दूसरी बात, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, और जो क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यतः जो है गन्ने की फसल होती है। अब गन्ने की फसल जो है नकदी फसल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की भी दिक्कतें रहती हैं। और जो डेयरी जो उद्योग है, डेयरी में जो है आप आज अगर गाय को खिला रहे हो तो आप शाम को आपको नगद पैसा मिल जाएगा, तुरंत रिजल्ट है। इसके चलते मैंने जो है ये डेयरी फार्मिंग का जो व्यवसाय है वो चुना। और साथ में मैं कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहा हूँ, तो ये भी एक संतुष्टि होती है कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ, मेरे साथ 3 या 4 लोग हैं, तो उनको भी मैं रोजगार दे रहा हूँ। तो ये भी अपना में एक संतुष्टि मिलती है कि मैं कुछ लोगों को काम भी आ रहा है। जी, आपकी जो ये डेयरी है, इसमें कितना पशुधन है? इसमें 40-45 के आसपास छोटे बड़े गायें सब मिला के हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब से लेकर
आपका अब के रूटीन में कितना अंतर आया है रूटीन में? रूटीन में एजुकेशन, जब मैं एजुकेशन में था तो एक रूटीन रहता था, पढ़ाई करना और कॉलेज जाना और चीज़ों को समझना। एक जिम्मेदारी, उसमें जिम्मेदारी का जो एहसास था वो नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं डेयरी में और कृषि में आया तो उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आई। तो उस जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ मेरी जो दिनचर्याएँ थी वो धीरे धीरे करके बदलने लगी। क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा एजुकेशन में रहा और पढ़ने का मुझे शौक़ रहा, तो 2 घंटे 3 घंटे में अभी भी थोड़ा अध्ययन करता ही हूँ। और साथ में जो मेरी जो दिनचर्या है डेयरी की या कृषि की, ये मैं अपना जो है आराम से इसको निभा रहा हूँ। अच्छा, इस समय आपके पास किस किस प्रजाति की गायें हैं? मेरे पास साहिवाल, HF क्रॉस ब्रीड और HF पेवर ये है, और भैंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे अच्छी जो प्रजाति है, चाहे मैं दूध के लिहाज से कहूं, स्वास्थ्य के लिहाज से कहूं और चाहे खान पान के लिहाज से कहूं, कौन सी? वैसे तो बहुत अच्छी अगर हम बात करेंगे तो साहिवाल हमारे यहाँ एकदम बेस्ट है। क्योंकि ये इसी माहौल में, इसी वातावरण में रह सकती हैं। तो क्योंकि ये पूरा प्रदेश एक ठंडा इलाका है और साहिवाल आराम से इस ठंड में जो है आराम से सरवाइव करती है। तो मैं मानता हूँ कि साहिवाल हमारे लिए बहुत बढ़िया है। दूध उत्पादन के लिहाज से भी, दूध पर क्वालिटी से भी। अच्छा, जो बाकी जो प्रोडक्शन है, अगर दूध का प्रोडक्शन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो अच्छा, जो कहा जाता है कि भाई HF का जो है दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन HF की तुलना में जो देसी गायें हैं लोगों ने पालना कम कर दिया है। असल में क्या है कि आप ये देखो कि भारत की जनसंख्या अब कुछ सालों में 1.5 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। और साथ में क्या है कि भारतीय संस्कृति में दूध एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो हमारे देश के अंदर अबाउट 18 से 20 करोड़ जो पशुधन है, वो इतना उन्नत नहीं है कि वो 135 करोड़ लोगों को दूध दे सके। तो इस वजह से जो HF जो गाय है उसका दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा मांग होने की वजह से दूध की, इसलिए HF को ज़्यादा डेयरी जो फार्मिंग है उसमें रखा गया है, बजाय जो देसी नस्ल की गायें हैं उनके। अच्छा, आपने तो एग्रीकल्चर को खूब पढ़ा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखता हूं, और मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में जो छोटी जोत की किसानी है वो ज्यादा है और बिखरी हुई है, और आपको एग्रीकल्चर भी करना है, लाभ भी प्राप्त करना है, जो मांग है उसकी भी पूर्ति करनी है। तो विकल्प के रूप में डेयरी फार्मिंग कितना सक्सेस हुआ है? डेयरी फार्मिंग उत्तराखंड एक आदर्श हब बन सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको डेनमार्क का देता हूँ। जो डेनमार्क इस समय 80% अबाउट 90% जो है पहाड़ी इलाका है, और टोटल ऐसा लगता है कि जैसे उत्तराखंड है, इसी तरह का है। तो वहाँ डेनमार्क जब इतना प्रोडक्शन दूध का दे सकता है तो हमारा उत्तराखंड क्यों नहीं दे सकता? अच्छा, संभावनाएं हैं उत्तराखंड में, संभावनाएं असीम संभावना है। इसके साथ हॉर्टिकल्चर बहुत संभावनाएं है यहाँ पे। दालें बहुत अच्छी उन्नत टाइप की दालें यहाँ हो सकती है अगर सरकार और किसान इसमें आपस में मिलकर काम करे तो उत्तराखंड बहुत बड़ा हब एक दालों का, दूध का, हॉर्टिकल्चर का इसका बन सकता है। डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए किस तरह की इंफ्रा की जरूरत होती है? देखो, मैं वैसे तो मैं काफी टाइम से डेयरी चला रहा हूँ अपनी छोटी। पहले घर पे चलाता था और अब थोड़ा बड़ा किया, उसको एक ऑर्गेनाइज ढंग से किया है। मुख्य डेयरी को ही अपना एक रोजगार बनाया है। पहले कृषि मुख्य रोजगार थी और डेयरी सेकेंडरी थी। मुझे ये लगता है कि हम डेयरी के लोगों को, जो डेयरी में मेरे जो किसान भाई जुड़े हैं या डेयरी में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ दूध पे ना ध्यान देके उसका जो गोबर है, उसका जो गोंत है या दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर भी काम किया जाए। और साथ में जो है, जो गाय की जो बछिया है उसको तैयार किया जाए। हाँ, बछिया पे लोग कम ध्यान देते हैं। हाँ, उसका फेल होने का तो उसका अब गाय अगर हम अच्छी नस्ल की अगर हम गाय लाते हैं तो पूरा मार्केट पे डिपेंड रहना पड़ता है, व्यापारी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अब वो गाय कैसी निकले, कैसे उसकी क्वालिटी क्या है, वो दूध कैसा देगी, इसका हमें कुछ पता नहीं होता।
दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हम जिस सीमन का प्रयोग कर रहे हैं उस सीमन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी माँ ने कितना दूध दिया, या जो वो बुल था वो उसकी बुल ने कितना दूध दिया, तब हमें ये पता चल पाएगा कि ये सीमन हमारी गायों के लिए है कि नहीं है। अच्छा, जो किसान है, जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्मर हैं, अगर वो किसी सीमन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिकॉर्ड की भी जानकारी उनको होनी चाहिए। रिकॉर्ड, अगर हमारे पास रिकॉर्ड, मुझे तो लगता है कि हमारी डेयरी जो फेल होने के जो मुख्य कारण है यही है कि हम जो बछिया तैयार करते हैं उन बछियों का हमें पता ही नहीं है कि ये कितना दूध दे पाएंगी। अच्छा, पहले कुछ अंदाजा नहीं हो पाता? पहले अंदाजा नहीं हो पाता। तो हमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो अगर हम बछियां भी तैयार कर रहे हैं तो उन बछियों के बारे में हमें ये उस सीमन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो सीमन किस ब्रीड का है और कहाँ तक वो सीमन जाएगा और कितनी उस सीमन के अंदर जो है क्वालिटी है। अच्छा, मैं इंफ्रा की बात कर रहा था कि अगर मैं डेयरी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, डेयरी फार्मिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं कितनी गाय से, कितने पशुधन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? वैसे तो मेरी अपनी जो सोच है, अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि अगर डेयरी फार्मिंग अगर आपको करनी है तो डेयरी फार्मिंग के लिए कम से कम आपको 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी जी। 1 से नहीं चलेगा, 2 से नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ कि मैंने पहले एक आदमी के हिसाब से डेयरी स्टार्ट की थी, 10-12 गाय खोलेंगे। लेकिन अब दिक्कत इसमें ये आती है कि वो एक आदमी के अपने सामाजिक काम भी होते हैं, साथ में उसका अपना स्वास्थ्य भी है। तो उसके चलते क्या है कि अगर वो अपने सामाजिक कारणों के चलते अपने घर जाता है या स्वास्थ्य के चलते बीमार होता है तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, उसका विकल्प क्या होगा? क्योंकि ये तो रोज का काम है। अब हमें क्या करना है कि हमें कम से कम 3 आदमियों के जितना काम रखना है कि माना अगर हमारे पास 3 आदमी अगर हैं और हमारे पास 3 आदमियों के हिसाब से मतलब ये है कि हमारे पास 40 गाय हैं। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो 3 आदमी 40 गाय आराम से संभाल सकते हैं, ठीक। तो अगर एक आदमी उसमें से जाता भी है किन्हीं कारणों से तो वो 2 आदमी उसको संभाल लेंगे आराम से जब तक तीसरा आदमी आता नहीं वापस। अगर एक ही आदमी आपके पास रहेगा तो फिर जो है दिक्कत बढ़ जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा। और मेनली क्या है कि कई डेयरी फार्म के फेल होने के कारण यही रहे हैं कि उनको आदमी नहीं मिल पाते। अच्छा, एक चीज यहाँ पे तो हाँ, जैसे आप डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं तो अब जैसे किन किन चीजों का ध्यान की मैं बात करता हूँ कि किन किन चीजों का हमें मुख्य रूप से ध्यान देना होगा? देखो, मुख्य रूप से तो सबसे मेन चीज गाय की कंडीशन जी और गाय का भोजन हम क्या दे रहे हैं। जैसे आजकल मार्केट में आजकल तमाम तरह की जो है आर्टिफिशियल फीड चल रही है जो गायों को दी जाती है जिससे जितना दूध बनेगा उतना दूध बनेगा। वो दूध बनता तो है लेकिन उससे गाय के स्वास्थ्य पे और गाय के दूध पे दोनों में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए जो गाय है उसको तरह तरह के सप्लीमेंट दे दी जाते हैं, बिना चेक किए दिए जाते हैं, बिना चेक किए। और जो आर्टिफिशियल जो फीड आ रही है उसमें इतने केमिकल होते हैं कि वो गाय का दूध तो बढ़ा देंगे तो उससे गाय के स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। गाय के स्वास्थ्य का मतलब कि गाय जो है दोबारा से जो है वो जो है कंसीव नहीं करती है। अच्छा, मेन दिक्कत ये आती है। इसी के चलते मैंने खुद अपना ही फीड तैयार किया है देसी अनाजों से है, जिसमें गेहूं है, मक्का है और मौसम के हिसाब से सोयाबीन है या बिनौला है, ये सब मैं देता हूँ। आप खुद ही तैयार करते हैं? खुद ही तैयार करता हूँ। अब बाजार से आप कोई इस तरह का सप्लीमेंट नहीं लेते? बाजार से बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ कि कितनी जगह मुझे चाहिए? अगर आपको नॉर्मली 40 गाय का अगर एक सेटअप चाहिए जो मैंने बताया है जी, तो 40 गाय के सेटअप के लिए आपको कम से कम 80 बाई 30 का एक हॉल चाहिएगा। 80 बाई 30 फीट जैसी स्थितियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। पंजाब में मैंने डेयरियां देखी है वो खुली रहती हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है तो हमारे यहाँ ठंड पड़ने की वजह से हमको थोड़ा जो है ये जो दीवार वगैरह है ये बनानी पड़ती, नहीं तो खुली अगर गाय रहे या खुला रहे तो वो ज्यादा बेटर है। अब जो खुले की बात आप करते हैं, मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो जैसे गायों को बांध देते हैं और काफी टाइम तक गाय को बांध के रखते हैं लोग, 24 घंटे गाय को बांध के रखते हैं,
तो क्या आपको लगता है कि बांधे रहने से उसकी मनोदशा पर कुछ खराब असर पड़ता है? क्योंकि मूल रूप से गाय हो या भैंस हो, उसका जो मूल जो कैरेक्टर है, मूल जो चरित्र है, वो फ्रीडम का है। हम उसके फ्रीडम के खिलाफ उसको बांधते हैं, तो उसकी जो मनोदशा है, उसकी जो स्थितियाँ हैं, उस पे उसका असर तो पड़ता ही है। तो उससे उसके दूध की क्वालिटी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम गायों को बांधते हैं तो ऊपर उसके छत होती है, तो उस छत की वजह से 24 घंटे 12 महीने वो गाय बंधी रहती है, तो धूप की जो रोशनी है, धूप से जो विटामिन डी उसको मिलना है वो नहीं मिल पाता। तो वो हम सप्लीमेंट में देते हैं? नहीं, तो सप्लीमेंट में पूरे वो ये चीज़ें, विटामिन डी अगर हम सप्लीमेंट में देने लगे और फैट भी हम सप्लीमेंट में देने लगे, प्रोटीन भी हम सप्लीमेंट में देने लगे, तो फिर हमें गाय पालने की जरूरत है क्या है? फिर हम तो खुद ही सप्लीमेंट लेके अपना जो है इन चीज़ों से जो है अपना काम चला सकते हैं। अच्छा, दूध के अलावा आपने बहुत सारे उत्पाद बताए हैं, क्या आप वो तैयार कर रहे हैं इस समय? हाँ, मैं उसी तरफ अब जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले तो वर्मी कल्चर बनाने की स्थिति में हूँ कि मैं, क्योंकि वर्मी कल्चर के लिए पर्याप्त गोबर चाहिए, वो मेरे पास है जो मूल, और उसके लिए जो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती नहीं है, और बहुत अच्छा उसका मार्केट भी है, क्योंकि 10 से 12 रुपए किलो वो आराम से मार्केट में बिक जाता है। अच्छा, डेयरी फार्मिंग में अक्सर ये कहा जाता है कि शहर, आप तो ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र की हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं, तो वहाँ कहा जाता है कि जो वेस्ट है वो उसका निस्तारण एक बड़ी चुनौती बन गया है, तो आपके नज़र में उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, शहरीकरण जिस तरह से बढ़ा है, तो शहरीकरण में मेरे हिसाब से तो डेयरियाँ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे यहाँ बात उसके जो वेस्टेज के निस्तारण की नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि गाय की कंडीशन वहाँ कैसी रहेगी। क्योंकि शहरों की डेयरियों में आप अमूमन देखना कि एक जगह जो गाय को 4x4 की जगह चाहिए, वो उतनी जगह में 3 गायें बंधी रहती हैं, तो वो सबसे बड़ा एक जो है ना माइनस पॉइंट है। मैं ये देख रहा हूँ कि नगर पालिकाओं में सबसे ज़्यादा बात होती है मनुष्य के स्वास्थ्य को लेके, कि इससे मनुष्य का स्वास्थ्य खराब होएगा, डेयरियों से जो निकलेगा, जो गंदी चीज़ें निकलेगी, वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खराब होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि शहरों में चूँकि महंगी जगह होती है, तो और दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, तो डेयरी फार्मर क्या करते हैं कि छोटी सी जगह में बहुत सारी गायें बांध देते हैं, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि यह होना ये चाहिए कि मेनली उस गाय के बारे में बात होनी चाहिए जो हमें दे रही है, हमारी रोजी को दे रही है, हमारे परिवार को पाल रही है, तो हमें भी ये चाहिए कि हम उसको भी एक अच्छा सा वातावरण दें, और वो अच्छा वातावरण उसको गांव में ही मिलेगा, शहरों में नहीं मिलेगा। गांव में ही मिलेगा, और एग्रीकल्चर फील्ड के पास ज्यादा अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि उसको वहाँ पे पर्याप्त रोशनी भी मिलेगी, अच्छा उसको हवा भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि गंदगी कम होगी। हाँ, सही बात है, ये चीज है। अच्छा, इसके जो वेस्ट है उसका क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं? आप कर रहे हैं क्या कुछ? हाँ, देखो, मैं अभी इसी मैंने अभी जैसे बताया कि मैं अभी इसी ही प्रोसेस में हूँ कि जैसे इसका जो गोबर है, इस गोबर से जो है हम जो है वर्मी कल्चर बनाएंगे, और इसका जो गंदा पानी होता है उसको एक जगह टैंक में बना के उस टैंक से हम जो है अपनी फसलों में एक ऐसा कंपोस्ट बनाएंगे जिससे कि हमें जो है जो दवाई का जो खेतों में, हाँ, पेस्टिसाइड्स का जो है काम करेगा। क्योंकि इसके गौंत में जो है बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो फसल की जो प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। अच्छा, जो गौमूत्र की हम बात कर रहे हैं, गौमूत्र की जो हम बात कर रहे हैं, और जो यहाँ से जो पानी निकलेगा सफाई करने के बाद, वो एक खाद के रूप में प्रभावी रूप से काम करेगा, आपका ये कहना है? हाँ। कुछ इंफ्रा पे बताइए सर। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको 40 गायें रखनी है, तो क्योंकि हम बांध के अगर गाय को रख रहे हैं, तो 30x80 का एक हॉल बेहद जरूरी है। जो ऊपर जो सीमेंट की जो चद्दर होती है वो चाहिए। इसके ऊपर आप लिंटर का निर्माण ना करें, और जो मुझे लगता है
और दूसरा जो आजकल जो चद्दर चल रही है, दूसरी वाली शीट जो चल रही है प्लास्टिक की या दूसरी, उसका प्रयोग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सीमेंट वाली चद्दर अगर हमारे पास रहेगी, शीट रहेगी, तो वो कम से कम जो है वो इस वातावरण को, इस पूरे हॉल को ठंडा रखेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कमरा एकदम हवादार होना चाहिए, क्योंकि जब ये गौंत करती हैं तो इनका जो गैस निकलती है, मीथेन गैस, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अच्छा, ये आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अभी किसी भी तरह की मीथेन गैस या आँख में जो है जलन महसूस नहीं हो रही है जी। तो अमूमन गायें जब गौंत करती है या गंदगी रहती है तो वो आँखों में जलन बहुत पैदा करती है मीथेन गैस की वजह से। हम थोड़ी देर में ही जब हमारे आँखों में इतनी जलन है तो गाय जो 24 घंटे वहाँ बंधी हुई है उसकी क्या स्थिति होगी। हाँ, तो मतलब हवादार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी जो हाइट है वो झोपड़ी नुमा होनी चाहिए। जो टीन शेड है उसका जो आकार है वो झोपड़ी नुमा होना चाहिए। अच्छा, मेरी जो ये हाइट है ये 14 बाई 11 की है। 14 बाई 11 की हाइट है। बीच में से 14 है, किनारे से 11 है। और ये जो मैट वगैरह जो मैं देखा रहा हूँ यहाँ मैट बिछी हुई है, मैट इसलिए बिछाते हैं क्योंकि ये सीमेंटेड कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है। तो पक्के में क्या होता है कि गाय को बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये इनका जो अपना नेचर है वो कच्चे का है, मट्टी वाला नेचर है गाय का। लेकिन हमने इनको जो है पक्के में रखा है तो इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत उठने और बैठने में होती है, इसलिए हमें इसमें जो है मैट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, का जो आहार है उसकी कुछ टाइमिंग होती है या जब मर्जी आए? नहीं, उसकी 2 बार टाइमिंग होती है और मेरे हिसाब से 75% घास और 25% दाना ये गाय को देना चाहिए। बहुत सी डेयरियों में मैंने देखा है या मैंने बहुत देखा है कि या तो घास ही बहुत ज़्यादा दे देंगे, दाना नहीं देंगे, या दाना ही ज़्यादा दे देंगे, घास कम देंगे, तो वो एकदम गलत है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि हाँ, ये गायें जो है दाने के लिए नहीं बनी है, इनका मूल जो है वो घास है, चारा। हाँ, चारा। जो इनका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो रूमन है, वो रूमन बनता ही घास की वजह से है। और अमूमन हरा घास आप एक टाइम जरूर दें गाय को। अगर दोनों टाइम आप हरा घास ना दे पाए तो एक टाइम बहुत जरूरी है देना, क्योंकि हरे घास से क्या होता है कि गाय का जो रूमन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे मैं शहरों में देखता हूँ, शहरों में तो फील्ड ही नहीं है जहाँ पर आप घास उगा रहे हो, तो वो लोग विकल्प के तौर पर क्या करते हैं कि या तो फीड इस्तेमाल करते हैं या भूसा ज्यादा दे देते हैं या सूखी घास देते हैं। तो ये सही है क्या? हाँ, तो सूखी, मैंने वही बताया कि सूखी घास, जो हरा घास है, हरे घास में जो है जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है बजाय सूखी घास के। और सूखी घास चूँकि उतना रूमन नहीं बना पाती जितना रूमन हरी घास बनाती है। तो अमूमन देखा होगा डेयरियों में जहाँ ज़्यादा सूखी घास खाई जाती है वहाँ ज़्यादातर गायों को तमाम तरह की रूमन को बनाने के लिए तमाम तरह के जो है पाउडर खिलाए जाते हैं। अच्छा, अब इनकी जो चिकित्सा व्यवस्था भी होती है, स्वास्थ्य की देखभाल की बात भी होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए एक डेयरी फार्मर को? देखो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको जो है डॉग्स के या पिट्स के तो डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन गायों के नहीं मिलेंगे। ये बड़ी विडम्बना है हमारे यहाँ। जी, बहुत विडम्बना है हमारे यहाँ ये कि हमारे यहाँ पिट्स के डॉक्टर मिलेंगे लेकिन गाय के नहीं मिल पाएंगे आपको। जितना पिट्स में टेक्नोलॉजी है, उनका हर चीज़, यानी कि बायोप्सी, उनका इंडोस्कोपी, उनका एक्सरे हो जाता है, उतना गाय का नहीं हो पाता। हमारे यहाँ तो है ही नहीं बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पशु चिकित्सा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 0 है। इसलिए हमारे यहाँ HF, प्योर HF जो है 90 से अबाउट जो HF है वो रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो HF में तो बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है। हाँ, केयर की जरूरत होती है। और मेनली क्या होती है कि वैसे HF में मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं 92% HF लेके आया, लेकिन वो यहाँ बच नहीं पाई। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए। मेन दिक्कत ये, पंजाब में वो गाय रह रही है, तो पंजाब में गाय वो रह रही है, जबकि पंजाब की जो कंडीशन है उत्तराखंड की उससे बहुत बेहतर है HF गाय को रखने के लिए।
एचएफ गाय उत्तराखंड में ज्यादा इनके लिए अनुकूल माहौल है। अनुकूल माहौल है बजाय पंजाब के, लेकिन पंजाब में रह रही है और हमारे यहाँ नहीं रह पा रही है। उसका कारण ही यही है कि हम गाय को डायग्नोज ही नहीं कर पाते। तो डायग्नोज करने का सबसे बड़ी दिक्कत डॉक्टरों को ये आती है कि यहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि हम उसको डायग्नोज करने के लिए इसको इंडोस्कोपी कर लें या उसका एक्सरे कर लें, ये सब चीजें। तो जैसे आप कर रहे हैं तो आपके पास तो कुछ लिंक होंगे। हाँ, मैं वैसे तो मैं आंचल से जुड़ा हुआ हूँ और आंचल को भी मैं दूध सप्लाई करता हूँ, तो वहाँ से भी डॉक्टर जो है, डॉक्टर की टीम समय समय पे मेरे पास आती है और मुझे जो है गायों के बारे में और हर चीज़ के बारे में मुझे जो है सलाह भी देती है। तो उनका तो बड़ा काफ़ी अच्छा रोल है आंचल डेयरी का। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मैंने अभी बताई कि उनको भी दिक्कत यही है कि उनके पास जो मशीन होनी चाहिए, खासकर इंडोस्कोपी की और एक्सरे, वो नहीं है। उसके चलते मुझे भी काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, ये है। और गाय का मेन क्या होता है कि गाय बीमार ही अपने पेट की वजह से होती है, क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा जो एनर्जी देते हैं उसका वो गाय पचा नहीं पाती उतना ज़्यादा, तो उसकी ज़्यादातर पेट में ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और वो उसको डॉक्टर ज़्यादा डायग्नोस कर नहीं पाते हैं। जैसे सामान्य उपचार के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और आपके पास क्या क्या संसाधन रहते हैं सामान्य उपचार के लिए? सामान्य उपचार के लिए सबसे मेन जो दिक्कत डेयरी में आती है वो आती है थनैले की, मैस्टाइटिस की। और उसके लिए मैं पहले तो डॉक्टर पे डिपेंड था, लेकिन अब मैं देसी जो हमारे नुस्खे हैं, जो उपचार है, मैं उस पर ज़्यादा डिपेंड हूँ और उससे ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है फर्क भी मिल लगा है। आपने मतलब अनुभव के आधार पर ये इन देसी नुस्खों को जान लिया है। हाँ, कोई एक नुस्खा बताइए सर। जैसे थनैले का है तो थनैले के लिए अगर थनैला हुआ है गाय को, तो उसको जो है नींबू, आधा किलो नींबू, उसका रस निकाल के उसमें आधा किलो नींबू में 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम तेल और 100 ग्राम मीठा सोडा, ये मिला के दें तो अगर ये सुबह अगर शाम देंगे तो तीसरी बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थनैला ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, और कोई रोग 100%। और कोई रोग जो सामान्य रूप से मेनली जो है गाय पे ये रोग आता है। और दूसरा जो इनको मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर से तो ये है कि समय समय पे गाय की धुलाई और गाय को एक अच्छे वातावरण में रखे तो मिल्क फीवर फिर उतना आता नहीं है। अच्छा, सुबह जो रूटीन है वो कितने बजे शुरू हो जाता है? 4 बजे, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे इनको आहार वगैरह? नहीं, सुबह 4 बजे पहले इनकी मिल्किंग होती है, उसके बाद फिर 6 मिल्किंग 1 घंटे में हो जाती है, क्योंकि चूंकि मशीन से मिल्किंग करते हैं हम, तो आराम से हमारी मिल्किंग 1 घंटे के अंदर आराम से हो जाती है। अच्छा, मशीन से जो मिल्किंग है उस पे इनके स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? नहीं, मैं अभी मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल किया है, तो मेरी जो अपनी देसी गाय है मैं उनकी भी मिल्किंग करता हूँ, तो उनको भी बड़ा मजा आता है। मतलब मिल्किंग जो मशीन से होती है उसमें इनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये आसान अगर आप अच्छी कंपनी की, जैसे मैंने तो डी लेवल की मशीन लगाई है, जो जर्मनी की जर्मनी के दुनिया की नंबर 1 मशीन है, तो उससे वो बहुत अच्छी मशीन भी है और इनको कोई दिक्कत भी नहीं होती गायों को। अच्छा, मैक्सिमम कितना दूध प्राप्त कर सकते हैं एक एचएफ से? एक एचएफ से अगर आप बहुत अच्छी एचएफ आपके पास 60% भी है, 70 भी है, 80 भी, जो मेरे हिसाब से जो 80% हमारे यहाँ जो रह सकती है आराम से, वो 80% है और वो 30 लीटर के आसपास दूध वो दे देती है। आपके यहाँ है कोई ऐसी गाय जो? हाँ, मेरे पास 3-4 गाय ऐसी हैं जो 30 लीटर आराम से 2 टाइम दे देती है। लगभग कितना प्रोडक्शन हो रहा होगा सर? मेरे पास इस समय 3 क्विंटल के आसपास है। 300 किलो। और क्या रेट है सर? 40 रुपए। 40 रुपए रेट है। आप तो बड़ा वाजिब रेट लगा रहे हैं। हाँ, वाजिब रेट इसलिए लगा रहा हूँ कि अभी रेट मार्केट में चल ही रहा है। जिस तरह से केयर करते हैं, जिस तरह से गाय पर लागत आती है, जिस तरह से उसके प्रिकॉशंस की आप बात करते हैं, बहुत सारी सावधानियों की बात करते हैं, चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, उस हिसाब से गाय का दूध कितने रुपए लीटर होना चाहिए? देखो, अगर गाय का दूध मेरे हिसाब से 50 से 55 लीटर जाना चाहिए। 50 से 55 रुपए प्रति लीटर जाना चाहिए। इतना अगर कोई एक व्यक्ति एक गाय रखे हुए है और आपने 40 गाय रखी है, तो प्रति गाय लागत आपकी कम आएगी, उसकी ज्यादा आएगी, तो उसके हिसाब से उसका रेट क्या होना चाहिए?
देखिए, ये तो एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। अगर ज़्यादा ज़्यादा गाय हैं तो उसके उसकी उसकी लागत कम आएगी। तो दूध भी दूध अगर एक गाय रख रहा है जी, और उस गाय पे ही पूरा डिपेंड है, अगर वो जी, उसका पूरा परिवार अगर उसका डिपेंड है, तो वो तो 100 रुपये भी अगर दूध को बेचेगा तब भी वो अपने परिवार को चला नहीं पाएगा। तो उसकी कोई कीमत हम लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि देखो, अधिकतर भारतीय समाज के अंदर क्या है, गाँवों में, कि एक गाय 2 गाय इसलिए रखते हैं कि अब तो अपना दूध हो जाए, जो एक्स्ट्रा है वो बाजार चला जाए। तो मूल जो वो है काम, वो डेयरी नहीं है। मूल उनका दूसरा काम है, डेयरी उनका अदर्स ऑप्शन है। अदर्स ऑप्शन है। हाँ। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि जैसे गांव में किसी एक व्यक्ति के पास एक गाय है, दूसरे के पास फिर एक गाय है, तो ये कहा जाता है कि अगर वो कोऑपरेटिव नेचर में काम करें तो उसमें लाभ होगा। वही मैं अभी उसी पे मैं अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं उसी पे आ रहा था अभी। हमारी आंचल डेयरी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से दूध इकट्ठा करती है। उसकी स्थिति यह है कि वो फेट पे दूध देती है जी, और गाय का दूध 30 रुपए से ऊपर जाता ही नहीं है। ठीक। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो बहुत सारी तरह के इंटरवेंशन हैं, उनके बहुत सारी मदद हैं, जो उनके जो अलग जो मद हैं, जैसे दवाइयों में हो गया या डॉक्टर का आना हो गया। लेकिन मूल मदद तो गाय के जो रेट है दूध में वो हो ना, वो मेन मदद है ना। आप अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आप गाय को फीड भी दे रहे हो, है गाय के लिए आप जो है डॉक्टर भी मुहैया करवा रहे हो, सब चीज़ करवा रहे हो। लेकिन उस चीज़ का करके क्या फायदा जब दूध की कीमत ही नहीं मिल पाएगी। कीमत ही नहीं। मुझे जानकारी मिली है कि आपने कुछ गायों को जो निराश्रित हैं उनको आपने अपने यहाँ शरण दी और आज आपने उनकी स्थिति को बेहतर कर दिया है। जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं असल में क्या है कि तमाम तरह की सरकारी योजनाएं चल रही है, गौ रक्षा की भी, और कुछ NGO भी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसान और गाय इसका चोली दामन का साथ है। अगर ये दोनों अगर ठीक रहेंगे तो आपको इन जो तमाम तरह की जो योजना सरकार के द्वारा या NGO के द्वारा आ रही है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जो मेरे पास बकरी है, इसका नाम मैंने करी रखा हुआ है। ये जब मेरे पास आई थी उस समय ये मुश्किल से 13 या 14 महीने की रही होगी और बहुत बुरी कंडीशन में ये बछड़ी थी। तो इसको मैंने अपने पास रखा, इसको तैयार किया और ये पहली बार इसने बच्चा भी दिया और आज ये 25 लीटर दूध मुझे दे रही है। और ये पहले निराश्रित घूम रही थी? बिल्कुल एक ऐसी घूम रही थी। और भी आपके पास कुछ पशुधन है? जी, ये गाय है साहिवाल नस्ल की, वो सिंधी नस्ल की, सॉरी। इसकी भी बहुत बुरी कंडीशन थी और इसका नाम मैंने गौरी रखा है। ये गौरी है और अभी ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है और बहुत अच्छी नस्ल की ये गाय है। इसको भी ऐसे छोड़ दिया गया। ये सड़क पर घूम रही थी? सड़क पर घूम रही थी। ये है वाइटी। अच्छा, नाम वाइटी है। ये पहले की बच्चियाँ है और ये अब कल या परसों शायद ये बच्चा दे देगी। इसका ये लारी है, ये भी इसी तरह से घूम रही थी और ये भी अब ब्याने वाली है। इसको अभी 8वां महीना चल रहा है। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा इसका है। अच्छा, रेवती का। इसका ये रेवती है जी जी। ये ब्याह चुकी है जी। ये दूसरी बार ब्याही है गाय। ये भी ऐसे घूम रही थी, इसको भी मैंने अपने पास रखा और इसको ठीक ठाक करके। अभी आप मुझे बता रहे थे कि जितना आपने इंफ्रा किया है उस पर तो आपका खर्चा आया ही है, लेकिन जो गायें हैं आपके पास, अधिकतर गायें ऐसी हैं जो निराश्रित थी और आपने उनको पाला। मेरे पास अभी आप जो पशुधन मेरे पास देख रहे हो जी, ये इसमें मुश्किल से मुझे जो है 6 या 7 लाख रुपए मेरा लगा है बस। अच्छा, हाँ बस। लगभग कितने जो पशु हैं आपके पास जो निराश्रित थे जिनको आपने पाला है? और इसमें 70% मेरे पास जो थे निराश्रित जो पशु थे वो मेरे पास हैं। बाकी जो 30% है वो मैं खरीद के लाया हूँ। 30% आपने खरीदा है। और इस समय पशुधन जो है आपका कितना है? पशुधन मेरे पास जो है वो 45 के आसपास है, छोटे बड़े मिलाकर सब 45 के आसपास है। तो ये तो आप एक बड़ा काम कर रहे हैं सर। हाँ जी। बड़ा काम कर रहे हैं। और आप एक युवाओं को अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं युवा,
और वो अक्सर कहते हैं कि साहब खेती में कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो विकल्प के तौर पर डेयरी फार्मिंग आपने जो दिखाया, ये पूरा मॉडल जो दिखाया है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसको लेकर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेयरी फार्मिंग हो या कुछ दूसरी भी चीज़ें हो, हम कैसे चीज़ों को अपने फेवर में लें, इसके लिए हमें जो है काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सरकार जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है ना। सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाते हुए खुद से भी एक चीज, क्योंकि खेती की चीज है ये, खेती में एक चीज निकलती नहीं है। अगर एक चीज निकलेगी तो वो अपने साथ 100 चीजें और निकलती है। तो हम वो जो 100 चीजें निकल रही है उसको हमें जो है यूटिलाइज करना है। और अगर ये जगह हम सीख गए कि हम उन चीजों को कैसे यूटिलाइज करें, तो खेती कभी घाटे का सौदा रहेगी नहीं। अच्छा, सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि सरकार अनुदान जो दे रही है तो दे, लेकिन जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो वेस्टेज जो है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, ये एक अहम चीज़ है। जैसे डेयरी है, डेयरी में मेनली क्या होता है कि डेयरी अगर हम डेयरी में अगर हम किसी को डेयरी का नाम देंगे तो उसके दिमाग में एक ही प्रश्न कौन देगा, दूध। कोई ये नहीं देखेगा कि उस डेयरी के अलावा, मतलब मैं ही चाहता हूँ कि डेयरी अगर का नाम आ रहा है तो मल्टी पर्पस प्रोडक्ट उसके अंदर से निकलें। जैसे वर्मी कल्चर है ना, और जो उसका जो पानी है, गोहत है, और जो उसका जो पानी है उसके द्वारा जो हम पेस्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोकते हुए इन चीज़ों का प्रयोग। गोबर को लेके तो बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं सर। हाँ, लेकिन जमीन पे तो नहीं आ पा रहे ना। आप उसको जमीन में लेके आओ ना। अब बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये चीजें चल रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो किसान के ब्लड में ये आना चाहिए। जब तक ये ब्लड में नहीं आएगा तब तक हम कितना भी शोध कर लें, कितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये ब्लड में आना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा ना कि डेयरी का नाम सुनते ही दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि दूध, दिमाग में ये आना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट, दिमाग में ये आना चाहिए कि उसके द्वारा पेस्टिसाइड्स दवाइयों, मतलब उसके द्वारा जो है कीड़ों की रोकथाम के लिए दवाई बनाते, ये दिमाग में आना चाहिए। और गोबर गैस प्लांट के द्वारा हम जो है बहुत अच्छे से बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। गोबर गैस प्लांट के बाद जो गोबर बनता है उसका हम बहुत अच्छे से जो है वर्मी कल्चर बना सकते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है, ये हो भी रहा है। अच्छा, इससे तो इसको ईंधन की आपूर्ति के विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है। हाँ, ईंधन की जो बायोगैस प्लांट है वो जो है ईंधन के रूप में भी प्रयोग में आ रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि गांव में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि गांव में पर्याप्त गोबर होता है। और मैंने देखा है ये मॉडल 2-1 जगह, वहाँ पे गांव वालों ने बायोगैस प्लांट के साथ साथ जो है बिजली प्रोडक्शन का भी प्लांट लगाया है, जहाँ पे गांव वाले इकट्ठे अपना गोबर लाते हैं और उसके माध्यम से खुद उसका प्रोडक्शन लेते हैं, जैसे बिजली हो गया या बायोगैस प्लांट हो गया। ये अभी हम मुलाकात कर रहे थे हितेश नेगी जी से। हितेश नेगी जी ने हमको जो बहुत महत्वपूर्ण, जो मुझे आपकी बात लगी है सर, वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने निराश्रित पशुओं को आश्रय दिया है और आपने उनको प्रोडक्टिव बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई गायों का संरक्षण जानना चाहता है, कोई गायों के बारे में जानना चाहता है, गायों की देख रेख के बारे में जानना चाहता है, उनके रखरखाव के बारे में जानना चाहता है और उनको प्रोडक्टिव बनाना चाहता है, तो हितेश नेगी जी से मिलिएगा। हितेश नेगी जी से मिलकर उनको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और आपको गाय के संरक्षण के लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। गाय के संरक्षण के लिए आपको काम करने की जरूरत है, और काम करने का अगर आपने सीखना है तो हितेश जी से मिलिएगा। थैंक यू हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।